स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 6 मेमोरी। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस पहले टॉपिक को, जो कि है हमारा मेमोरी। तो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। कंप्यूटर में सूचना तथा अनुदेशों को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेमोरी का वर्गीकरण। ठीक है, तो मेमोरी का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे मेमोरी जो है प्राथमिक मेमोरी होता है और द्वितीयक मेमोरी होता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में भी नॉन बोला अस्थाई और अस्थाई मेमोरी होता है, कैश और अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है, अस्थाई मेमोरी में रोम, प्रोम और ईप्रोम और ईप्रोम होता है। ठीक है, अस्थाई में रैम होता है। रैम में डायनामिक रैम और स्टैटिक्स रैम होता है। द्वितीयक या सहायक मेमोरी में क्रमानुसार मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। क्रमानुसार मेमोरी में मैग्नेटिक टेप होता है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में चुंबकीय डिस्क, ठीक है, और ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है, चुंबकीय डिस्क में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क होते हैं। हार्ड डिस्क में जिप डिस्क और डिस्क पैक होता है और विंचेस्टर डिस्क होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में ब्लू रे डिस्क होता है, सीडी रोम होता है, सीडीआर होता है और या सीडीआर होता है, सीडीआरडब्ल्यू होता है और डीवीडी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव हो गया जिसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, और मेमोरी कार्ड हो गया जिसको हम लोग चिप बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी जो है हमारा अनेक छोटे भागों से बटी होती है, जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 बिट की हो सकती है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है, पर उसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी होता है। कंप्यूटर को विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना तथा लोकेशन से डाटा प्राप्त करने को पढ़ना कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी जो है मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन चिप से बने होते हैं। इसके विकास का श्रेय जेएस किल्बी को जाता है। सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम आर्सेनिक से बने होते हैं। ठीक है, द्वितीयक या सहायक मेमोरी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो द्वितीय मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है, परंतु डाटा ट्रांसफ़र की गति धीमी होती है। इसका मुख्यतः बैकअप डाटा के स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सहायक मेमोरी जो है का एक अस्थायी मेमोरी है, जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा को सेव करने पर वह सहायक मेमोरी में ही स्टोर होता है। यह डाटा व सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता व लोकप्रिय माध्यम है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है,
क्या आप जानते हैं मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होगा कंप्यूटर में डाटा भंडारण की गति उतनी ही अधिक होगी। अतः किसी मशीन में वर्ड लेंथ बड़ा कर देने पर उसकी गति बढ़ जाती है। वर्ड लेंथ की तुलना सड़क से की जा सकती है। सड़क जितनी चौड़ी होगी गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है अस्थाई या अस्थाई मेमोरी। ठीक है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है स्थिर या अस्थाई मेमोरी कहलाता है। दूसरी तरफ जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है अस्थिर या अस्थाई मेमोरी कहलाता है। सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी अस्थाई होता है जबकि सहायक मेमोरी अस्थाई मेमोरी होता है। रोम इसका अपवाद है जो एक अस्थाई प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी में डाटा अलग अलग स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या स्टोर करने में एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी सामान्यतः रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होते हैं। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक कर ही पढ़ा जा सकता है तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में लगा समय बराबर तो नहीं होता पर लगभग एक समान होता है। इसमें किसी भी लोकेशन तक सीधे पहुंचा जा सकता है, अतः इन्हें 6 रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो है वह है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थाई मेमोरी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो हमारा पिक्चर दिख रहा है यह रैम का पिक्चर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे। ठीक है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती है। ठीक है, रोम का निर्माण जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम का प्रयोग अस्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जैसे इंस्ट्रक्शन सेट तथा सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। रोम में बायोस होता है जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों को जान लेते हैं। रोम में प्रोग्राम या डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। एक बार डाटा भर देने के बाद फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि डाटा को बदला न जा सके। इस कारण रोम में डाटा डालने को जलाना यानी बर्निंग इन द डेट कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रोम के बारे में जानते हैं हम लोग। पी रोम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोम में हजारों डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज में से फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ईप्रोम। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वह है ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से पुराने प्रोग्रामों को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है।
इसके लिए EEPROM को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रावायलेट EEPROM, ठीक है, भी कहते हैं। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है EEPROM, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो है सहायक मेमोरी के रूप में EEPROM का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव इसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियों जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन आदि में किया जा रहा है। यह एक सस्ती युक्ति है तथा इसमें विषम परिस्थितियों में भी डाटा को सुरक्षित रखने की क्षमता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रोम तथा रैम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती है, ठीक है। चलिए हम लोग रैम के बारे में जानते हैं। जो रैम होता क्या है, यह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह जो चित्र में आप लोग देख रहे हैं यह रैम का ही चित्र है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र गति सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसमें डाटा एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तात्पर्य यह कि सूचना रैम में चाहे जहां भी स्थित हो उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। यह एक जो है अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी में लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। CPU रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। प्रोसेस के बाद अंतिम तथा अंतरिम परिणामों को भी अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। इसी कारण रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। आजकल जो है बाज़ार में उपलब्ध रैम की क्षमता GB में मापी जाती है। मदरबोर्ड में खाली स्लॉट में रैम चिप्स लगाकर मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इन रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिंगल इन लॉ मेमोरी मॉड्यूल्स में लगाया जाता है। वर्तमान में DIMMs यानी कि ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। SIMM सिम जहां 32 बिट मेमोरी है वहीं DIMM 64 बिट मेमोरी है, ठीक है। रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक्स रैम। चलिए डायनामिक रैम के बारे में जानते हैं। डायनेमिक रैम में डाटा बनाए रखने के लिए उसे 1 सेकंड में सैकड़ों बार रीराइट या रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक्स रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी कारण स्टैटिक्स रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने पर सुरक्षित रहता है, ठीक है। चलिए कैश मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति CPU के डाटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है, ठीक है। कैश मेमोरी CPU से सीधे जुड़ा होता है। कैश मेमोरी से CPU तक सूचना लाने ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं पड़ता, अतः डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है। कैश मेमोरी CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB से 4 MB तक हो सकता है, ठीक है। चलिए क्या आप लोग जानते हैं कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात अंतरिम या अंतिम यानी कि इंटरमीडिएट एंड फाइनल परिणामों को रैम में स्टोर करता है।
रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अतः कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने पर जो डाटा सहायक मेमोरी में सेव नहीं किया गया होता है नष्ट हो जाता है। अतः डाटा नष्ट होने से बचाने के लिए हमें समय समय पर डाटा व परिणाम को सेव करते रहना पड़ता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है क्रमानुसार मेमोरी यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। चलिए इसे हम लोग जानते हैं। तो इसमें वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है, इस कारण इस मेमोरी से डाटा को पढ़ने में समय अधिक लगता है। इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पे रोल, बिजली का बिल आदि बनाना। हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप जो है वह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। दो अलग अलग डाटा में अंतर करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। ठीक है, यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। डाटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया तथा पढ़ा जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम है, अतः इसका प्रयोग विशाल डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। डाटा बैकअप में उपलब्ध डाटा की एक कॉपी बनाकर सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी कारण मुख्य डाटा के नष्ट होने पर बैकअप डाटा का उपयोग किया जा सके। मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता डाटा रिकॉर्ड करने के घनत्व तथा टेप की लंबाई का गुणनफल होती है। ठीक है, यानी भंडारण क्षमता इक्वल टू हो जाएगा डाटा का घनत्व इंटू बाइट प्रति इंच गुने टेप की लंबाई। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, इस कारण डाटा को पढ़ने में समय कम लगता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से डाटा पढ़ने में लगा समय डिस्क पर डाटा की स्थिति तथा वर्तमान समय में रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। रीड राइट हेड के डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है, पर यह समय इतना कम होता है कि किसी भी डाटा को पढ़ने में लगने वाले समय को लगभग समान माना जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD रोम, CDR, CDW। ठीक है, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव तथा मेमोरी कार्ड। ठीक है, चलिए हम लोग चुंबकीय डिस्क के बारे में जानेंगे। यह एक अस्थायी यानी नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसमें धातु या प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। डिस्क पर डाटा स्टोर करने तथा पहले से स्टोर की गई डाटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। डिस्क ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड करने तथा पढ़े रीड के लिए रीड राइट हेड होता है, जो डिस्क के चुंबकीय पैटर्न में बदलाव कर डिजिटल डाटा स्टोर करता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम जो है भी कम होता है, परंतु धूल या खरोच के कारण इसमें खराब होने की संभावना भी रहती है। फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है फ्लॉपी डिस्क। ये जो हमारा चित्र दिख रहा है यह फ्लॉपी डिस्क का चित्र है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो यह कंप्यूटर पर बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद कर रखा जाता है। इसके बीच में धातु की बनी गोल धुरी होती है। इसके ऊपरी भाग में पढ़ने लिखने का खुला स्थान होता है जिसे खिसकाने वाले एक ढक्कन से ढका जाता है। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र यानी कि सुरक्षा छिद्र होता है, जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी के डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फ्लॉपी जो है
कुछ वृत्ताकार पथों में बंटा होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक पुनः सेक्टर में बंट जाता है। फ्लॉपी पर डाटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तत्वों को जान लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क का यह नाम उसके लोचेदार फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण पड़ा है। ठीक है, चलिए हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग जानते हैं। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। यह एक अस्थायी नॉन वोलाटाइल डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक तथा डाटा स्टोर करने और पढ़ने की गति तेज होती है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा दिख रहा है यह हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। ठीक है, धातु से बने होने के कारण यह लोचदार नहीं होता, अतः इसे हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है। डिस्क के एक या दोनों सतहों को डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डाटा रिकॉर्ड करने, ठीक है, या पढ़ने के लिए प्रत्येक सतह पर अलग अलग रीड राइट हेड होता है। जिस डिस्क के दोनों सतहों पर डाटा स्टोर किया जाता है उसे डबल साइडेड डिस्क कहा जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा व पढ़ा जाता है। हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड का डिस्क की सतह से भौतिक संपर्क नहीं होता, परंतु डिस्क और हेड के बीच का गैप इतना कम 3 नैनोमीटर तक होता है कि धूल का छोटा कण भी उसमें फंस सकता है, जिससे डाटा पढ़ना संभव नहीं होता। इसे हार्ड डिस्क क्रैश करना कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क की सतह को उनके संकेंद्रित वृत्तों में बांटा जाता है जिसे ट्रैक कहते हैं। इन ट्रैक्स को पुनः सेक्टर में बांटा जाता है। सेक्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, एक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। मैग्नेटिक डिस्क पैक की कुल स्टोरेज क्षमता जो है गीगाबाइट में होती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा लिखने से पहले प्रत्येक ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, एड्रेस दिया जाता है। इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर व ट्रैक के लोकेशन के बारे में एक टेबल बना लिया जाता है जिसे फाइल एलोकेशन टेबल यानी FAT कहते हैं। ठीक है, इससे भविष्य में डाटा प्राप्त करने में कम समय लगता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। विंचेस्टर डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क को डिस्क पैक के आधार पर जिप डिस्क, डिस्क पैक तथा विंचेस्टर डिस्क में बांटा जाता है। विंचेस्टर डिस्क में 2 या अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर को एक केंद्रीय सॉफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित किया जाता है। इस डिस्क पैक को उसके एक्सेस पर घुमाने के लिए मोटर लगा रहता है। हार्ड डिस्क के प्रत्येक सतह के लिए एक अलग रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड आगे पीछे होकर प्रत्येक ट्रैक तक जा सकता है, जबकि डिस्क को गोलाकार घुमाकर किसी ट्रैक के वांछित सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे लाया जाता है। इस डिस्क पैक को डिस्क ड्राइव के साथ सील कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं विंचेस्टर डिस्क को सील बंद डिब्बे में पैक कर देने के कारण। ठीक है, तो इसका पहला कारण है डिस्क के धूल, खरोंच या नमी के खराब होने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, इसके सबसे ऊपरी तथा सबसे निचली सतह को भी डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला है पैक होने के कारण डिस्क की स्टोरेज क्षमता सीमित यानी कि लिमिट हो जाती है। ठीक है, अगला है ड्राइव या रीड राइट हेड खराब होने पर डाटा को पुनः प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता, अतः विंचेस्टर डिस्क के साथ डाटा बैकअप करने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है,
वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त हार्ड डिस्क विंचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव का नाम दिया जाता है। इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए चुंबकीय डिस्क का एक्सेस टाइम के बारे में हम लोग जानते हैं। एक्सेस टाइम ऑफ चुंबकीय डिस्क। ठीक है, तो प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर को विभिन्न डाटा की आवश्यकता पड़ती है। डाटा की आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू उसे मेमोरी से प्राप्त करने का निर्देश देता है। सीपीयू द्वारा डाटा प्राप्त करने का निर्देश दिए जाने के बाद वास्तव में डाटा को सीपीयू मेमोरी में उपलब्ध होने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाने में लगा कुल समय एक्सेस टाइम कहलाता है। किसी डाटा को मेमोरी में ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करना डाटा रिट्रीवल कहलाता है। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं कि फैट जो है फाइल एलोकेटेड टेबल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। हाल के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम लोग जानेंगे, जो वह क्या होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क या पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है जिसकी एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग होता है, अतः इसे लेज़र डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा यही ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों में न होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार में होता है। ठीक है, इन ट्रैक्स को समान आकार वाले सेक्टर में विभाजित किया जाता है। सर्पिलाकार ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, अर्थात डाटा को पढ़ने में अधिक समय लगता है, परंतु यह डाटा की बड़ी मात्रा को क्रमानुसार पढ़ने या लिखने के लिए उपयुक्त होता है। इसी कारण ऑप्टिकल डिस्क ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में जो है डाटा को पिट्स और लैट्स में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाले लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, जिससे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें पिट्स कहा जाता है। गड्ढे के बीच समतल क्षेत्र को लैंड्स कहा जाता है। पिट्स बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ को निरूपित करता है तथा लैंड बाइनरी डिजिट 1 या ऑन को निरूपित करते हैं। डिस्क पर कम तीव्रता वाले लेज़र बीम डालकर परावर्तित किरणों के आधार पर डाटा को पढ़ा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डालकर लिखा या पढ़ाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डिस्क रखने के लिए डिस्क ट्रे, डाटा पढ़ने या लिखने के लिए सेमीकंडक्टर, लेज़र बीम, फोटो डायोड का तथा लेंस होता है। डिस्क को मोटर के जरिए अपनी धुरी पर घुमाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में लेज़र बीम के प्रयोग के कारण रीड राइट हेड डिस्क के भौतिक संपर्क में नहीं रहता। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग के लाभ के बारे में हम लोग जानेंगे, जो ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग का क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो इसका पहला लाभ है कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता। दूसरा है डाटा को लंबे समय लगभग 30 वर्ष तक स्टोर किया जा सकता है। डाटा के परिवर्तित होने या मिटने की संभावना कम होती है। रीड राइट हेड का डिस्क से भौतिक संपर्क न होने के कारण डिस्क में घिसने की संभावना कम रहती है। और हमारा पाँचवा है डिस्क द्वारा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल डिस्क की कुछ कमियां जान लेते हैं हम लोग। तो इसकी कमियां जो है वह है धूल, मिट्टी, उंगली के छाप आदि से डिस्क के खराब होने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा जो इसका कमी है वह है समान डिस्क को एक बार लिखे जाने के बाद उसमें परिवर्तन करने या दूसरा डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है CD-ROM।
तो CD रोम के बारे में जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बृहद डाटा, ऑडियो तथा वीडियो फाइल आदि स्टोर करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। CD रोम में डाटा निर्माता द्वारा फैक्ट्री में ही स्टोर कर दिया जाता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। CD रोम में से डाटा को बार बार रीड किया जा सकता है, पर नया डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। CD रोम से डाटा पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेज़र बीम का प्रयोग होता है। ठीक है, यही जो है हमारा CD है। ठीक है, जो पहले के समय में इसमें CD के कैसेट से सिनेमा देखा जाता था। ठीक ना, अब इसका ऑफिशियली कामों में भी बहुत सारा यूज होने लगा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जानते हैं। प्रचलित CD रोम का व्यास जो है 120 मीटर, ठीक है, तथा मोटाई 1.2 mm होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB होती है, जिसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD रोम को CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है, जिस पर रीड हेड बना रहता है। डिस्क को गोल घुमाने के लिए मोटर का प्रयोग होता है। ठीक ना, डिस्क को गोल घुमाने के लिए जो है मोटर का प्रयोग किया जाता है। CD ड्राइव की गति को एक संख्या और x से निरूपित करते हैं, जैसे 1x, 8x, 52x, 72x आदि। यह डिस्क से डाटा ट्रांसफ़र की गति को बतलाता है। डाटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाने के लिए डिस्क को अपनी धुरी पर तेज़ गति से घुमाना पड़ता है। ठीक है, चलिए CDR के बारे में हम लोग जानते हैं। जो CDR क्या होता है, तो यह सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, जिसमें CDR ड्राइव यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसे WORM यानी कि राइट वंस रीड मैनी डिस्क कहा जाता है, जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिखे जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी CDR के बाकी बचे सतहों पर डाटा को अलग अलग समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका प्रयोग संगीत व चलचित्र यानी कि म्यूजिक एंड वीडियो CD तैयार करने तथा डाटा बैकअप रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए CDR के बारे में हम लोग जानते हैं। जो CDRW क्या होता है। CDRW एक सामान्य CD की तरह दिखता है तथा ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इस तरह के डिस्क पर धातु की एक परत होती है। इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CDRW, ठीक है, की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए DVD के बारे में हम लोग जानते हैं। डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क। ठीक है, तो DVD ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। यह CD रोम की तरह होता है, पर इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। आरंभ में इसका प्रयोग चलचित्रों यानी मूवी के लिए किया गया है। ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल का या डिजिटल थिएटर सिस्टम, ठीक है, DTS का प्रयोग किया जाता है। DVD में ऑडियो तथा वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें डाटा के 2 लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा 2 लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 होती है। DVD के दोनों सतहों को डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने पर DVD की स्टोरेज क्षमता दुगुनी हो जाती है। आजकल रिकॉर्ड करने योग्य DVD का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे DVDR कहा जाता है। ठीक है, DVD ड्राइव डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेज़र बीम का, ठीक है, लाल रंग के लेज़र बीम का जो है हम लोग प्रयोग करता है। ठीक है, आजकल HD DVD का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी स्टोरेज क्षमता सामान्यतः DVD से 3 से 4 गुना अधिक होती है। क्या आप जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क और रीड राइट हेड के बीच भौतिक संपर्क न होने के कारण इसके घिसने और ख़राब होने की संभावना नहीं है। इसमें डाटा 30 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, पर धूल, मिट्टी और खरोच से डाटा खराब होने का डर बना रहता है। ठीक है,
हमारा अगला जो टॉपिक है वह है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 250 एक लेयर या 50 GB 2 लेयर हो सकती है। धूल व खरोच से इसके खराब होने का डर भी कम रहता है। ब्लू रे डिस्क का आकार सामान्य CD या DVD की तरह होता है। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। 50 GB गीगाबाइट डिजिटल डाटा में 9 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो या 23 घंटे का स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे पेन ड्राइव के बारे में। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव जो है इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे लगाओ और खेलो प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह USB पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित, परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। वास्तव में यह EEPROM का एक रूप है। यह अस्थायी नॉन वोलाटाइल प्रकार का द्वितीयक मेमोरी का एक उदाहरण है जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। ठीक है, ये जो हमारे चित्र में दिख रहे हैं ये सभी पेन ड्राइव हैं। ठीक है, इसके काफ़ी डिज़ाइन होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, तो ये सभी हमारे पेन ड्राइव हैं। चलिए इसके बारे में और आगे जानते हैं। USB फ्लैश ड्राइव आकार में इतना छोटा होता है कि इसे आसानी से जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसी कारण इसे पेन ड्राइव कहते हैं। इसमें पुराने डाटा को मिटाकर नया डाटा बार बार स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, अतः इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता जिससे इसके घिसने और टूटने का खतरा जो है नहीं रहता है। ठीक है, तथा यह झटके से भी सुरक्षित रहता है। मैग्नेटिक डिस्क की तरह पेन ड्राइव पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक इंडक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। इसे धूल और खरोच से खराब होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसे USB पोर्ट से आसानी से जोड़ा और अलग किया जा सकता है। ठीक है, पेन ड्राइव जो है इसकी स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट GB में हो सकती है। इसके डाटा ट्रांसफ़र की गति भी तेज़ होती है तथा डाटा 10 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। आजकल पेन ड्राइव का उपयोग डाटा और सॉफ्टवेयर स्टोर करने, बैकअप बनाने तथा डिजिटल फाइल स्थानांतरण के लिए किया जा रहा है। पेन ड्राइव में लगे USB कनेक्टर की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक कवर लगा होता है। पेन ड्राइव को किसी बाहरी ऊर्जा यानी कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई तथा किसी विशेष ड्राइव या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर जो है इसे स्वयं एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में पढ़कर ज़रूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। कुछ पेन ड्राइव में रीड राइट इंडिकेटर LED तथा गलती से डाटा मिटने से बचाने के लिए राइट प्रोटेक्ट टैब भी लगा होता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ये जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, डिस्प्ले पे ये सब मेमोरी हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग डिज़ाइन में। ठीक है, इसकी बनावट अलग हो सकती है लेकिन ये सभी मेमोरी ही हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। मेमोरी जो है वह पतले आकार का छोटा कार्ड जैसा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, PDA, स्मार्टफोन आदि में किया जा रहा है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित हो रहा है। ठीक है, चलिए फ्लैश मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। जो फ्लैश मेमोरी क्या होता है, तो यह एक अस्थायी यानी नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें विद्युत धारा पुराने डाटा या प्रोग्राम को हटाकर नया डाटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यह EEPROM का एक उदाहरण है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी से सप्लाई हटा लेने के बाद भी डाटा बना रहता है। इसकी गति क्षमता उच्च है। वर्तमान में मेमोरी कार्ड के रूप में इसका प्रयोग प्रचलित है। ठीक है,
स्मार्ट कार्ड। तो ये जो हमारा डिस्प्ले पे दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा स्मार्ट कार्ड होता है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्मार्ट कार्ड जो है इसे चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहा जाता है। यह एक छोटा प्लास्टिक का बना कार्ड है जिसमें अस्थायी मेमोरी चिप लगा होता है। कुछ स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM ठीक है लगा रहता है, जिससे डाटा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड में निहित डाटा को स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं हम लोग। क्रेडिट कार्ड में, ATM कार्ड में, पहचान कार्ड में, सिक्योरिटी कार्ड में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो देखते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या कह रहा है। तो यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से पहले उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है, पर मेन मेमोरी की क्षमता कम होने पर बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी जो है, वर्चुअल मेमोरी प्रणाली किसी प्रोसेस को पूर्णतः मेन मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वयन जो है सक्षम बनाती है। इसमें केवल उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है जो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। प्रोग्राम के उस भाग के निष्पादन के बाद मेन मेमोरी में उपलब्ध प्रोसेस को तेज़ी से दूसरे प्रोसेस द्वारा बदल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इस प्रकार प्रबंधित करता है ताकि उपयोगकर्ता को बड़ी व तीव्र मेमोरी का आभास हो। इस प्रकार उपयोगकर्ता या प्रोग्रामर के लिए वर्चुअल मेमोरी का आकार असीमित हो जाता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क जैसे सहायक मेमोरी में खाली स्थान का उपयोग रैम की आभासी क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। ऐसे में वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क में खाली स्थान पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए वर्चुअल मेमोरी के लाभ हम लोग जान लेते हैं। तो मेन मेमोरी का आकार कम होने पर भी किसी बड़े प्रोग्राम का क्रियान्वयन संभव हो पाता है। ठीक है, प्रोग्रामर को प्रोसेस तैयार करते समय उपलब्ध मेमोरी क्षमता पर ध्यान नहीं देना होता है। इसमें CPU की उपयोगिता तथा थ्रूपुट बढ़ती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के दोष भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी प्रोग्राम के निष्पादन के समय भी अधिक लगता है। ठीक है, चलिए क्या आप लोग जानते हैं फ्लिप फ्लॉप जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बना एक बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है जो डाटा भंडारण की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह एक बिट यानी कि 0 या 1 को अस्थायी रूप से भंडारित करता है। ठीक है, चलिए प्राथमिक और मुख्य मेमोरी में कुछ अंतर हैं। ठीक है, आप लोग इन अंतर को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, हमारा जो प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी में अंतर है वो चलिए मैं बता देता हूँ कुछ आप लोगों को। प्राथमिक मेमोरी का स्थान जो है वह कंप्यूटर के भीतर होता है और द्वितीयक मेमोरी में कंप्यूटर का स्थान कंप्यूटर के बाहर होता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में यह जो है प्राथमिक मेमोरी यह वोलाटाइल मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसकी क्षमता जो है प्राइमरी मेमोरी की वह सीमित है और सेकेंडरी या सहायक मेमोरी की जो क्षमता है वह असीमित है। इसकी गति जो होती है प्राइमरी मेमोरी की वह तेज़ होती है और द्वितीयक मेमोरी की गति धीमी होती है थोड़ा। इसका एक्सेस टाइम जो है कम नैनो सेकेंड में हो जाता है और इसमें अधिक लगता है, इसका मिली सेकेंड में होता है। ठीक है, इसका प्रति बिट लागत जो है वह अधिक होता है प्राइमरी मेमोरी का और सेकेंडरी मेमोरी का जो प्रति बिट लागत है वह कम होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में अंतर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, जो आप लोग को समझने चाहिए। विभिन्न प्रकार के मेमोरी का एक्सेस टाइम तथा स्टोरेज क्षमता, इन सारे को आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बृहद स्टोरेज यूनिट, ठीक है, यानी कि मास स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग में वृद्धि होने के कारण विशाल डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की ज़रूरत उत्पन्न हुई है। इसके लिए कम लागत तथा असीमित क्षमता वाले बृहद स्टोरेज यूनिट का उपयोग किया जाता है। मास स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं, ठीक है। तो मास स्टोरेज डिवाइस का जो पहला उदाहरण है वह है डिस्क अरे, ठीक है। तो यह उच्च क्षमता वाले हार्ड डिस्क प्लेटर का समूह, हार्ड डिस्क ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जिसे एक डब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। इसे किसी भी कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़कर डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसे रेड, ठीक है, भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है इसका CD-ROM ज्यूक बॉक्स, ठीक है। यह CD-ROM डिस्क जो है CD-ROM ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जिसे एक डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। एक ज्यूक बॉक्स में सैकड़ों CD-ROM हो सकते हैं जिससे इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। इसका प्रयोग लंबे समय तक डाटा सुरक्षित रखने यानी आर्काइव के लिए किया जाता है, ठीक है। बफर के बारे में हम लोग जानेंगे। जो बफर क्या होता है, तो बफर जो है वह एक वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी का एक भाग है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस को दोनों देने से पहले डाटा के अस्थायी यानी कि अस्थायी के लिए किया जाता है। दो उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति में अंतर रहने पर बफर का उपयोग किया जाता है। ऑडियो या वीडियो फाइल को चालू करने से पूर्व कुछ डाटा बफर में रख लिया जाता है ताकि इसमें गतिरोध न हो, ठीक है। बफर व फैच जो है, बफर व कैच की कार्य पद्धति व उद्देश्य एक ही है, पर कैच की तुलना में बफर का भंडारण अधिक अस्थायी वेरी टेम्पररी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब स्पूलिंग के बारे में जानेंगे। स्पूलिंग क्या होता है, ठीक है। तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने पर उसे पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंटर बफर में भेजा जाता है। इस कार्य को स्पूलिंग कहा जाता है। स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डाटा लेकर प्रिंट करता है, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर मेमोरी का चयन, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ मेमोरी ऑफ फॉर यूज, ठीक है। तो प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम तथा रोम आदि तीव्र गति वाली मेमोरी है, परंतु इनकी स्टोरेज क्षमता कम तथा प्रति बिट लागत अधिक है। दूसरी तरफ सहायक मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है तथा प्रति बिट लागत भी कम होती है, परंतु इसमें डाटा प्राप्त करने की गति जो है, इसका एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत धीमी होता है। कंप्यूटर के लिए मेमोरी का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि कम खर्च में महत्तम उपयोगिता प्राप्त की जा सके तथा डाटा प्रोसेस की गति भी धीमी न पड़े, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 7, ठीक है, नंबर सिस्टम से रहेगा यानी कि संख्या पद्धति से रहेगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। इस सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर से, मेमोरी से, ठीक है। मेमोरी से जितने भी प्रश्न और जितने भी टॉपिक आने वाले थे हमने सारे को कवर कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।